डिस्कस अबाउट DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एन एक्सट्रीम मेटाबॉलिक स्टेट कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी। अगर बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी होगा तो सिक्योर अनकंट्रोल ब्लड शुगर, जो शुगर का अमाउंट होगा, ग्लूकोज का अमाउंट होगा, वो हमारे ब्लड में अनकंट्रोल एक्सेसिव हो जाएगा और क्या होगा, कीटोएसिडोसिस होगा एंड डिहाइड्रेशन होगा। दैट ऑल द कॉजेस लीड टू द DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ DKA। नाउ सी द मैकेनिज्म ऑफ DKA। मैकेनिज्म में क्या होगा कि इंसुलिन डेफिशिएंसी, इफ़ बॉडी में इंसुलिन का डेफिशिएंसी होगा देन क्या कॉज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जो बॉडी है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को थ्रू द किडनी एक्सक्रीट आउट करेगा हमारे बॉडी से, जिससे कि डायूरेसिस होगा। डायूरेसिस में क्या होगा कि पॉलीयूरिया कॉज करेगा एंड polyuria that means excessive amount of urination and polydipsia that means thirsty। पेशेंट जो भी रहेगा पर्सन वो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट हो जाएगा, थ्रस्टी फील करेगा। दैट ऑल द लीड ऑफ डिहाइड्रेशन। एंड नेक्स्ट क्या है, अपटेक ऑफ लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल तक प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, जिससे कि जो एनर्जी सोर्स है, हमारे जो सेल्स को नीड है एनर्जी की, वो हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं पहुंच पाएगा, जिससे की वजह से सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, डाई होते हैं। तो जो ब्रेन सेल्स को फ्यूल पहुँचाने के लिए, एक तरीके से एनर्जी सोर्स पहुँचाने के लिए सिंथेसिस होते हैं कीटोन बॉडीज़। और ये कीटोन बॉडीज़ कहाँ से सिंथेसिस होते हैं, थ्रू द लीवर। लीवर में जो कीटोन बॉडी सिंथेसिस होंगे तो कीटोन बॉडी क्या पहुंचाएंगे, एनर्जी सोर्स पहुंचाएंगे। किसको पहुंचाएंगे, हमारे ब्रेन को एनर्जी सोर्स पहुंचाएंगे, ताकि जो हमारा ब्रेन है वो डाई ना हो। लेकिन जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या लीड होता है, कीटोएसिडोसिस लीड होता है। तो ऑल द कॉजेस लीड टू द DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नाउ सी द सिम्टम्स ऑफ DKA। DKA में सबसे पहला क्या लीड होता है, पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन। बिकॉज DKA में क्या होगा कि जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो एक्सेसिव हो जाएगा बॉडी में, तो जो हमारे किडनी रहेंगे वो एक्सेसिव ग्लूकोज को थ्रू द यूरिनेशन हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया लीड होगा। हमारे बॉडी से जब बहुत सारे अमाउंट में वाटर एक्सक्रीट आउट होंगे तो पेशेंट क्या फील करेगा, थ्रस्टी फील करेगा, समटाइम्स एब्डोमिनल पेन होगा एंड वॉमिटिंग क्रिएट होगा। नाउ वी विल सी द कॉजेस ऑफ DKA। जिन पेशेंट को डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको पहले से ही डायबिटीज़ होता है, उनको DKA की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी भी तरीके का डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन है, जैसे कि निमोनिया, UTI या सेप्सिस, तो उनको DKA हो सकते हैं। एंड नॉन कॉम्प्लियंस विद द इंसुलिन ट्रीटमेंट। इफ़ डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनकी वजह से भी डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में DKA की प्रॉब्लम होती है। एंड अल्कोहल इंजेशन, जो पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं उनको भी DKA की प्रॉब्लम लीड हो सकती है। नाउ वी विल सी द डायग्नोसिस ऑफ DKA। फर्स्ट है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया दैट मीन्स एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन एंड इक्वल टू 200 mg/dl है तो पेशेंट इज हैविंग अ डायबिटिक एंड DKA। एंड कीटोएसिडोसिस, कीटोन्स, जो कीटोन रहते हैं, ब्लड कीटोन एंड यूरिन कीटोन मोर देन एंड इक्वल टू 3 mmol/L है। अगर ब्लड कीटोन ऐसा मिलता है तो पेशेंट हैविंग अ DKA। एंड एसिडोसिस में कैसे डायग्नोज करेंगे, हम ABG करेंगे, आर्ट्रियल ब्लड गैसेस एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि जो ब्लड गैस है उसका pH लेस देन 7.3 है एंड बाइकार्ब लेस देन 15 mmol/L है, तो पेशेंट हैविंग अ DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं DKA की।
Now see the management of DKA. तो फर्स्ट वी विल द मैनेज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपरग्लाइसेमिया. दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डीकेए मैनेजमेंट. तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन को हम ट्रीट करेंगे. डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या देंगे, गिव फ्लूइड देंगे. एंड हाइपरग्लाइसेमिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, इंसुलिन देंगे. तो सबसे पहले हम फ्लूइड स्टार्ट करेंगे. 0.9 सलाइन देंगे, सलाइन वाटर देंगे और उसको कंप्लीट करेंगे ओवर 1 आवर में. इफ़ अ पेशेंट जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 90 mmHg है तो 500 ml हम जो फ्लूइड है वो विथ इन 15 मिनट्स या रैपिडली हम उसको कंप्लीट करेंगे ताकि पेशेंट रिहाइड्रेटेड हो सके और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट हो सके. सैंड लैब्स, इफ़ हम कैनुला इंसर्ट करेंगे तो हम एबीजी एनालिसिस करेंगे एंड ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, ब्लड कीटोन्स चेक करेंगे, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सीबीसी, सीआरपी हम लैब में सेंड करेंगे एंड ईसीजी मॉनिटर करेंगे, उनके कार्डियक मॉनिटर करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे कि कोई और परेशानी है या नहीं, हम उसको अच्छे से डायग्नोज करेंगे. फ्लूइड रिप्लेसमेंट में हम नॉर्मल सलाइन देते हैं. नॉर्मल सलाइन फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है जिसमें टिपिकली फ्लूइड डेफिशिएट 100 ml पर kg में हम उनको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 50 kg का मैन है तो उनको 5 लीटर हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे. और स्टार्ट करेंगे इंसुलिन. इंसुलिन स्टार्ट करने के लिए हम 50 यूनिट ऑफ ह्यूमन सॉल्यूबल इंसुलिन लेंगे और 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन लेंगे जिसको कि हम इन्फ्यूज़न पंप के थ्रू 0.1 यूनिट पर kg पर आवर में हम उनको इन्फ्यूज़ करेंगे पेशेंट को ताकि जो उनका इंसुलिन लेवल है वो नॉर्मलाइज हो सके और जो कीटोन बॉडी से कीटोन बॉडीज़ बन रहे हैं वो नॉर्मल रेंज पे आ सके, वो डिक्रीज़ हो सके. जब हम पेशेंट को इंसुलिन और फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमारा एम क्या है कि क्या चीज़ ड्रॉप हो. तो जो ब्लड कीटोन लेवल है वो 0.5 मिलीमोल पर आवर में ये क्या हो सके, डाउन हो सके. एंड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 54 mg पर DL पर आवर में डिक्रीज़ हो सके. तो कि जो हमारा प्रोसेस है, जो हम इंसुलिन और फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे रहे हैं ये करेक्ट है. और एम क्या राइस जो वेनस बाइकार्ब है वो 3 मिलीमोल पर लीटर पर आवर में ये इंक्रीज़ हो. अगर ये सारे चीज़ें हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो जो हम इंसुलिन दे रहे हैं वो 1 यूनिट पर आवर के रेंज से हम पेशेंट को इन्फ्यूज़ करेंगे. और क्या करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट का अर्ली ब्लड ग्लूकोज लेवल हम मॉनिटर करेंगे एंड वेनस बाइकार्ब आफ्टर 1 to 2 आवर में मॉनिटर करेंगे. प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स एवरी 4 आवर्स में मॉनिटर करेंगे. इफ़ कॉजेज़ ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, समटाइम्स क्या होता है कि जब हम पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं और इंसुलिन इन्फ्यूज़ करते हैं तो पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो सडनली डिक्रीज़ होने लगता है, लेस देन 2 mg पर DL चले जाता है. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10% डेक्सट्रोज 125 ml पर आवर में IV पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. क्योंकि अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट क्या होते हैं कि बहुत जल्दी डेथ होते हैं अनदर देन हाइपरग्लाइसेमिया. क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया में पेशेंट की डेथ जल्दी नहीं होती है जितना कि हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट की डेथ होती है. लेकिन इस कंडीशन में भी हमको इंसुलिन बंद नहीं करना है क्योंकि अगर हम इंसुलिन बंद कर देंगे तो हमारा जो मेन टारगेट है, जो कीटोन बॉडीज़ जो बन रहे हैं, कीटो एसिडोसिस डेवलप हो रहे हैं थ्रू दी लीवर, सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हमको डिक्रीज़ करना है. तो जब हम पेशेंट को इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे तभी वो डिक्रीज़ हो सकती है. तो अगर हम इंसुलिन देना बंद कर देंगे तो जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो रीडेवलप होंगे और ये हार्म होगा पेशेंट की बॉडी को. तो और नेक्स्ट अनदर देन क्या है, पोटेशियम लेवल गोइंग टू डाउन. अब जब हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम इनटू द सेल में पोटेशियम क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र होता है हमारे ब्लड से. तो क्या होगा कि हमको रिप्लेस करना है पोटेशियम. इफ़ नॉट रिप्लेस पोटेशियम तो पेशेंट इज़ अ गोइंग टू एरिथमियास. एरिथमियास पेशेंट में इम्प्रॉपर एंड इरेगुलर हार्ट बीट डेवलप होने लगते हैं. या तो वो फर्दर बहुत डाउन होंगे या तो फर्दर इंक्रीज़ होंगे हार्ट बीट, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ जल्दी हो जाएगी.
पोटेशियम रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे कि हम पोटेशियम रिप्लेसमेंट करेंगे। इफ़ पोटेशियम मोर देन 5.5 तो हम उसको कुछ भी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। इफ़ गोइंग टू डाउन 3.5 टू 5.5 तो हम 40 एम्पूल उनको पोटेशियम प्रोवाइड करेंगे। अगर लेस देन 3.5 है तो उनको रैपिडली पोटेशियम रिप्लेसमेंट की नीड है, वरना क्या होगा कि एरिथमियास लीड होगा एंड पेशेंट गोइंग टू डाई। एंड कंटिन्यू फिक्स्ड रेट ऑफ इंसुलिन अंटिल, फिक्स रेट ऑफ इंसुलिन, हमको इंसुलिन किसी भी कंडीशन में बंद नहीं करना है जब तक कि कीटोन बॉडीज़, जो कीटोन बॉडीज़ है वो लेस देन 0.6 मिलीमोल लीटर ना हो जाए, जो बाय कार्ब है वो इंक्रीज़ ना हो 5 मिलीमोल लीटर, एंड जो वेनस पीएच है वो इंक्रीज़ ना हो 7.3, तब तक हमको इंसुलिन थेरेपी बंद नहीं करना है। अगर हम इस गोल को अचीव कर लेते हैं तो पेशेंट इज़ आउट ऑफ कीटोएसिडोसिस, पेशेंट क्या होगा कि आउट हो जाएगा, उनको कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम ये सारे कंडीशन को अचीव कर लेते हैं तो। नाउ सी द समरी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। देन क्या करेंगे, जो भी हम CBC CRP लैब्स के जो भी हैं वो हम सेंड करेंगे। देन फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, रैपिडली फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट। देन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंसुलिन थेरेपी थ्रू द इन्फ्यूज़न पंप। एंड देन इफ़ अ पेशेंट गोइंग टू हाइपोग्लाइसेमिया, स्टार्ट करेंगे डेक्स्ट्रो 10% डेक्स्ट्रो देंगे पेशेंट को एंड रिप्लेस करेंगे पोटेशियम। इस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं DKA का। नाउ सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ DKA। तो हाई वाइट ब्लड सेल काउंट में बी सीन इवन एन एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। जो भी CBC के रिपोर्ट्स में हम देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स, जो वाइट सेल है उनका काउंट बढ़ा हुआ है विदाउट सीन ऑफ कोई भी इन्फेक्शन साइन नहीं है, लेकिन वाइट सेल काउंट बढ़ा हुआ है। और क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ हैविंग अ इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है लेकिन उसको कोई भी इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स लाइक फीवर वगैरह शो नहीं हो रहे हैं, तो फिर भी हमको क्या करना है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेशेंट को देना है, क्योंकि वो सस्पेक्टेड है, इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड है। तो हम क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन मैरोमैक दे सकते हैं, वैनकोमाइसिन दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सके। ये सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। इस तरीके से हम DKA का मैनेजमेंट कर सकते हैं।